नहीं दीदी, ऐसा मत करो, मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, भगवान के लिए आप पिताजी को कुछ मत बताना। तुम क्या सोचती हो कि तुम चाचा की नौकर से प्रेम करोगी और मैं पिताजी को नहीं बताऊंगी? मैं तो पिताजी को अभी जाकर बताऊंगी कि तुम नहीं जानती कि क्या चाचा हमारे कितने बड़े दुश्मन हैं। दीदी, चाचा दुश्मन है पर मेरा प्रेम ही नहीं। वो तो बस उसके यहाँ नौकर का काम करता है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैं तुम्हारी बात तो नहीं मानने वाली। मैं तो जा रही हूँ पिताजी को अभी बताने। चल जा यहाँ से। खुशी जानवी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जानवी खुशी को धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अगर मुझसे पहले उसकी शादी हो गई, वो भी उतना प्यार करने वाले लड़के से, तो फिर मेरा क्या होगा? मुझसे कौन शादी करेगा? तब तो सब मुझ पर ही उंगली उठाएंगे कि मेरे में कोई कमी थी, इसलिए मैं तो उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। जानवी गुस्से में आग बबूला होकर बिरजू के पास जाती है। क्या हो गया जानवी बेटी? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। सब ठीक तो है ना? पिताजी, आपको पता है, खुशी है ना, वो हमारे चाचा के नौकर मोहन से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस घर के नौकर से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए तो पिताजी, मैं भी उसको यही कह रही हूँ, उसको भूल जा। इतने में खुशी आ जाती है। नहीं पिताजी, भगवान के लिए ऐसा मत करें, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर उससे शादी नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊंगी। भले आपकी दुश्मनी चाचा से है, इसमें मोहन की क्या गलती है? अच्छा, तो तुम अब मुझे जवाब देने लगी हो और मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अरे वो मेरी जानी दुश्मन है। मैं अपना खून, मैं अपना खाना भूल सकता हूँ, लेकिन अपनी दुश्मनी नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए भूल जा, तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा मैं। नहीं पिताजी, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मेरी जान चली जाएगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे नहीं मानोगे। कल सुबह जो पहला इंसान मुझे नजर आएगा, मैं उससे तुम्हारी शादी कर दूंगा। इसीलिए तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। बिरजू गुस्से से वहां से चला जाता है। बड़ी आई थी प्रेम करने वाली, अब देख मैं तुम्हारी शादी कैसे करवाती हूँ। अरे तुम तो उससे शादी नहीं कर सकती हो। जानवी हंसते हुए चली जाती है और खुशी फूट फूट कर रोती है। वहीं अगली सुबह होते ही बिरजू जैसे ही घर से निकलता है, तभी सुरेश उसे मिल जाता है। ये तो सुरेश है, वही जो महेंद्र ठाकुर के घर में नौकरों का काम करता है। ठाकुर परिवार भी अच्छा खासा है। मैं इसी से अपनी खुशी बेटी की शादी कर दूंगा। फिर बिरजू सुरेश के पास जाता है। बिरजू काका, आप बताइए कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे सुरेश बेटा, बहुत दिनों बाद देखा हूं। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी कर दूं। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है और तुम भी ठाकुर परिवार में काम करते हो, तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। अरे आपकी बेटी तो दोनों ही बहुत खूबसूरत है। भला मैं किस बेटी से शादी करूं? मेरी छोटी बेटी खुशी से। वो कई बार कह चुकी है कि वो तुमसे प्रेम करती है। तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो आज शाम को ही मैं तुम दोनों की शादी मंदिर में करवा दूंगा। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। फिर बिरजू खुश होकर घर आ जाता है। तभी खुशी रो रही होती है। रो क्यों रही हो? अब तुम्हारी शादी मैंने तय कर दी है। जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में तुम्हारी और सुरेश की शादी मंदिर में होगी। नहीं पिताजी, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मैं मोहन से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर तूने उससे शादी की जिद की तो मैं तुम्हारे प्रेमी और उसके परिवार को जान से मार दूंगा। समझ गई ना? नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करिए। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। अगर उसे मरते हुए नहीं देख सकती हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ, मैं आज ही तुम्हारी शादी कर रहा हूँ।
फिर खुशी ना चाहकर भी तैयार हो जाती है और कुछ ही देर में खुशी और सुरेश की शादी हो जाती है, जिसे देख जानवी दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अरे ये तो सच में उसी घर के नौकर की पत्नी बन गई जिस घर के बेटे विनोद से मैं प्यार करती हूँ। अब आएगा मजा, इससे मैं इसकी असली औकात दिखाऊंगी। अब जल्दी से जाती है, विनोद भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। जानवी घर से निकल पड़ती है और तालाब के किनारे जाती है जहाँ पहले से ही विनोद बैठा रहता है। अरे जानवी कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ विनोद, मैं भी तुमसे इतने दिनों से छुप छुप कर प्यार करती थी। सोचती थी पिताजी को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे, लेकिन अब मेरी छोटी बहन की शादी हो गई है, तब उन्हें भी मेरी शादी की जल्दी होगी। इसलिए तुम आज रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ, फिर देखना मेरे पिताजी जरूर हम दोनों का शादी करवा देंगे। ठीक है, मैं खुद ही रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वैसे भी मेरी माँ बीमार रहती है और मेरे पिता है नहीं, तो घर की सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाता हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं इसके लिए बेसब्री से इंतजार करूंगी। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह होते ही विनोद तैयार होकर बिरजू के घर जाता है। अरे विनोद साहब, आपको कैसे आना हुआ, बताइए। जी, मुझे आपकी बेटी से बहुत प्रेम है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पर आप तो ठाकुर परिवार के बेटे हैं और एक गरीब परिवार का हूं मैं तो। भला मेरी बेटी ठाकुर परिवार की बहू कैसे बन सकती है? देखिए, मैंने आपकी बेटी को देखा है, वो बहुत अच्छी और सुलझे स्वभाव की है। मेरी माँ ने आपकी बेटी को पसंद किया था। मेरी माँ ही रिश्ता लेकर आती, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे ही आना पड़ा। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं खुशी खुशी यह रिश्ता स्वीकार करता हूँ। फिर कुछ ही दिनों में जानवी और विनोद का धूमधाम से शादी हो जाती है। विनोद जानवी को लेकर अपने हवेली जाता है। तभी जानवी की नजर सुरेश पर पड़ जाती है, जो घर का काम कर रहा होता है। मेरी बहन का भिखारी पति इस घर में नौकर बनकर काम कर रहा है। अच्छा है, अब मैं अपना सारा बदला लूंगी। बचपन से वो अपनी सुंदरता की वजह से मेरा मजाक उड़ाती आई है, अब मैं उसे चैन से रहने नहीं दूंगी। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाता हूँ। पर आज तो हमारी पहली रात है, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अरे कैसी बातें कर रही हो, शादी हो गई है तो प्यार भरी बातें होती ही रहेंगी। विनोद चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। हर बार जानवी प्यार से विनोद के पास जाती। क्या है, हर बार तुम मुझे परेशान करने लग जाती हो। मैं काम कर रहा हूँ, खेतों की फसल का हिसाब करना है मुझे, और तुम मुझे काम ही नहीं करने दे रही हो। क्या हो गया विनोद, शादी के बाद तुम इतने बदल गए हो। पहले तो घंटों भर प्यारी प्यारी बातें करते थे। क्योंकि उस वक्त मैं प्रेमी था, अब पति हूँ और जिम्मेदारियां हैं, मुझे उन्हें निभाना भी है। विनोद चला जाता है। इतने बड़े घर की बहू बन गई, फिर भी पति प्रेम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ सुरेश जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर आने लगता है। मैं देखती हूँ मेरे भिखारी बहन अपने भिखारी पति के साथ कैसे खुश है। जानवी सुरेश का पीछा करती है। सुरेश घर पहुंचता है और देखता है कि खुशी काम कर रही है। अरे खुशी, तुम क्या कर रही हो? मैंने कितनी बारी कहा है काम मत किया करो। काम तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? नहीं, तुम मेरे सपनों की रानी हो, मैं तुमसे इस तरह काम नहीं करवा सकता हूँ। मेरी माँ कहती थी, पत्नी लक्ष्मी होती है, उससे ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए। सुरेश खुद काम करने लगता है और खुशी बैठ जाती है। मैंने अपने प्रेमी को खो दिया, लेकिन मेरा पति मुझसे कितना प्रेम करता है। शायद मेरा प्रेमी भी अपनी जिंदगी में खुश होगा। दूर खड़ी जानवी ये सब देखकर जलने लगती है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं खुश नहीं तो उसे भी खुश रहने नहीं दूंगी। अब मैं इसके घर की खुशियां बर्बाद करती हूँ। जानवी गुस्से में आग बबूला होकर अपने घर लौटती है। फिर अगली सुबह होते ही जैसे ही सुरेश काम कर रहा होता है, तभी जानवी उसके पास जाती है। मालकिन, आप? अरे तुम तो दिन भर यहाँ काम करते रहते हो। तुम मेरी बहन के पति हो या तुम जानते हो? हाँ, मैं जानता था,
लेकिन मैंने कभी आपको नहीं कहा, क्योंकि आप तो इस महल की ठकुराइन हैं, तो शायद आपको बुरा लग जाता। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम मेरी बहन के पति हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो कितना चरित्रहीन है। वो तुमसे पहले किसी और लड़के से प्रेम करती थी, इसलिए मेरे पिता ने जल्दी जल्दी तुम्हारी शादी उससे करा दी। और देखो, मैं अच्छे से रह रही थी तो मेरी शादी ठाकुर परिवार में हुई। आप क्या कह रही हैं? वो किसी और से प्रेम करती थी? लेकिन ना तो कभी आपके पिता ने और ना ही खुशी ने ये बात मुझसे कभी कही। कैसे कहते हैं? कोई अपनी बेटी की बुराई थोड़ी करता है। ये बात सुनकर सुरेश कुछ नहीं कहता और दिन भर घर का काम करके शाम होते ही गुस्से में हवेली से निकल जाता है। चलो मैं इसके घर गृहस्थी में आग लगा दी हूँ, अब देखो क्या होता है। सुरेश गुस्से में घर जाता है। खुशी घर के बाहर बैठकर मुस्कुरा रही होती है। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, मैं बस सीता से बात कर रही थी। झूठ मत बोलो, तुम किसी लड़के से बात कर रही थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं कि तुम किसी और से प्रेम करती थी। बताओ, ये झूठ है? नहीं, झूठ नहीं है, सच में मैं प्रेम करती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई मुझे सिर्फ आपसे प्रेम है और मैं आपके सिवा किसी और से प्रेम नहीं करती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से जाओ और घर का सारा काम करो। खुशी रोते हुए चली जाती है और घर का काम करने लगती है। हे भगवान, इनको क्या हो गया? आज से पहले तो कभी इन्होंने मुझसे इस तरह की बात नहीं की। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जानवी हर दिन कुछ न कुछ सुरेश के दिमाग में जहर डालती रहती, जिस वजह से सुरेश खुशी को मारने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खुशी गर्भवती हो जाती है। जी, आपको पता है मैं गर्भवती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में तुम माँ बनने वाली हो? चलो अच्छा है, अब शायद हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुरेश खुश होकर हवेली जाता है। अरे मैं इतने दिनों से इसके रिश्ते में आग लगा रही हूँ, लेकिन आज इतना खुश क्यों है? मुझे पता करना होगा। क्या हो गया? तुम तो बहुत खुश लग रहे हो सुरेश। मालकिन, आपको नहीं पता, आपकी बहन खुशी माँ बनने वाली है। अब मैं पिता बनने वाला हूँ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जानवी उदास हो जाती है। क्या हो गया? आप बहुत उदास लग रही हैं। कैसे बताऊं? कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी बहन को उसके प्रेमी मोहन से मिलते हुए देखा था और वो दोनों घंटे झोपड़ी में वक्त बिता रहे थे। मैं उस वक्त वहां से अपने गांव जा रही थी। मैंने ये दृश्य देख लिया, लेकिन तुम्हें इतने दिनों से नहीं बताया। लेकिन आज तुम किसी और बच्चे के पिता बनने वाले हो तो सोचा बता ही दो। ये बात सुनते ही सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में आग बबूला होकर हवेली से निकल पड़ता है। चलो अब ये तो घर से निकाल ही देगा, मैंने इतनी बड़ी आग जो लगा दी है। सुरेश घर जाता है और खुशी को जोरदार थप्पड़ मार देता है। क्या हो गया जी? आप सुबह इतनी खुश होकर गए थे और अचानक मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हारे पेट में जो पल रहा है ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तुम्हारे प्रेमी का बच्चा है। यहाँ से निकल जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका बच्चा है, ये मेरे प्रेमी का बच्चा नहीं है। सुरेश खुशी का हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी से बाहर निकाल देता है। खुशी फूट फूट कर रोती है, घने जंगलों की तरफ चली जाती है। तभी जानवी वहां आ जाती है। क्या हो गया खुशी? तुम बहुत परेशान लग रही हो। दीदी देखो ना, इनको क्या हो गया? ये बच्चा उन्हीं का है, लेकिन ये मुझ पर शक कर रहे हैं और ये बच्चा मेरे प्रेमी का बता रहे हैं। तुम तो मेरी बहन हो, तुम गर्भवती भी लग रही हो। हाँ, मैं 2 महीने की गर्भवती हूँ और मैं इस हालत में कहाँ जाऊँ? पिताजी के पास जाऊंगी तो वो और मुझे धक्के मार कर निकाल देंगे। तुम मेरी बहन है और मैं तुम्हें इस तरह रोड पे भटकते हुए नहीं देख सकती। तुम एक काम करो, तुम इस बच्चे को लेकर मेरी हवेली पर चलो। आज से मेरे पास रहना जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता। दीदी आपके पति तो एक ठाकुर है ना, वो मुझे रहने देंगे? हाँ क्यों नहीं, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं जो कहूँगी वही होगा। अब चलो, मैं तुम्हें रोड पर ठोकर खाते नहीं देख सकती। फिर खुशी जानवी के साथ हवेली आ जाती है और धीरे धीरे वक्त बीतता है। देखते देखते खुशी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। चलो तुम्हारी तो बेटी अब हो गई, अब तो तुम खुश हो ना?
हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी बहुत मदद की दीदी। मेरी बेटी देखो कितनी सुंदर लग रही है। ठीक है, तुम्हारी बेटी सुंदर है, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं इतने दिनों तक बैठा कर खिलाया हूँ, अब तुम घर का काम करो और अपनी बेटी का ध्यान रखो। दीदी, मेरी बेटी इतनी छोटी है, मैं घर का काम करूंगी तो इसका ध्यान कौन रखेगा? देखो, बहुत दिन मैंने तुम्हें खिला लिया, अब तुम इस घर की नौकरानी बनकर अपनी बेटी की देखभाल करोगी। पर मैं तो आपकी बहन हूँ। मैं इस घर की ठकुराइन हूँ और तुम एक नौकर की पत्नी। मेरी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकती। अब जाओ, चुपचाप घर का काम करो। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 18 साल बीत जाते हैं। एक दिन खुशी जैसे ही अपने घर में सोई हुई रहती है, अचानक उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, कैसे 18 साल बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी छोटी बेटी अब 18 साल की हो गई है और मेरी जिंदगी में अभी तक कोई सुधार नहीं। अभी तक मैं नौकरानी ही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी बेटी अब जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी होगी, वो मुझे इस नौकरानी वाली जिंदगी से छुटकारा दिला देगी। खुशी बैठी रहती है कि तभी जानवी भी आ जाती। अरे क्या कर रही हो खुशी? अभी तक तुमने मेरा काम नहीं किया। ठीक है दीदी, मैं कर रही हूँ, बस उम्र के साथ थोड़े शरीर काम नहीं कर रहा। शरीर काम नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ? इस घर में रहना है तो नौकरों वाला काम तो करना ही पड़ेगा। जानवी वहाँ से चली जाती है। तभी नेहा आती है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मुझे पैसे चाहिए, नए कपड़े चाहिए। मुझे कुछ नया कपड़ा खरीदना है। बेटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वक्त आने पर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? इतने दिनों तक अपनी बेटी के लिए मैंने मेहनत की, लेकिन वो तो मुझसे दिन प्रतिदिन नफरत ही करती जा रही है। अब मैं क्या करूं? बेटी, मैं कहाँ से पैसे दूं? मेरे पास खुद ही पैसे नहीं होते। आप किसी लायक नहीं हो। आप सच में नौकरानी हो। और वही बड़ी मालकिन को देखो, वो मुझसे कितना प्रेम करती है, और उसकी जगह तो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं करते। वो मुझे पैसे भी देती है, लेकिन आप मुझे महीने में भी एक बार नहीं देती है। नेहा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे नेहा, बेटी को पैसे चाहिए। हाँ, मुझे पैसे चाहिए। अरे तुम्हारी माँ ही ऐसी है, वो कुछ भी लायक नहीं है, तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती। रुको, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। जानवी नेहा को पैसे दे देती है। आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। काश आप ही मेरी माँ होती। वो तो गलती से मेरी माँ हो गई। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। नेहा वहाँ से चली जाती है। दीदी, आप ये क्या कर रही हो? आप मेरी बेटी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो। बच्चों को भी भिखारी माँ बाप पसंद नहीं आते। अगर तुम अपनी बेटी का प्यार पाना चाहती हो तो पैसे कमाओ, पैसे दो उसे, तब वो तुम्हें प्यार करेगी और सम्मान करेगी। जानवी चली जाती है। खुशी फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इतने दिनों तक अपनी बेटी के लिए मैंने मेहनत की, लेकिन वो तो मुझसे दिन प्रतिदिन नफरत ही करती जा रही है। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही वक्त बीतता है और देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाता है। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? तुमने मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया? जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। देख, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटी। तुम तो घर का काम कर लो, उसके बाद तुम अपने लिए कुछ भी बना कर खा लेना, क्योंकि मैं इतने दिनों से कर कर थक गई हूँ। मुझे बुखार भी हो गया है। क्या तुमने मुझे नौकरानी समझ रखा है? अरे तुम्हारी फूटी किस्मत, मैं क्या करूंगी नौकर वाले काम? अरे मैं तो महारानी बनकर राज करूंगी, बड़ी मालकिन की तरह। बेटी, ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हें इतनी मेहनत और लगन से पाला है, लेकिन तुम फिर भी मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुमने मुझे कोई अच्छी जिंदगी नहीं दी है, नौकरानी वाली जिंदगी दी है। ये बात सुनते ही खुशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों में आंसू लगातार बहने लगते हैं। मैंने सोचा था कि जिस बच्ची से मैं इतना प्यार करती हूँ, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मुझे इस नरक वाली जिंदगी से निकालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो जाने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। खुशी पागलों की तरह घर से निकल पड़ती है और तालाब के पास जाती है। मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं आज ही डूबकर मर जाऊंगी। तभी उसे मोहन दिखाई देता है। अरे, ये तो मोहन है जो बूढ़ा हो चुका है। मैं कैसे उसके पास जाऊं? नहीं, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए।
खुशी जाने लगती है, तभी मोहन देख लेता है। अरे खुशी, कितने दिनों बाद मिली हो? बताओ कैसी हो? तुम्हारे पति कैसे हैं? मेरे पति ने तो मुझे शादी के 6 महीने बाद ही गर्भवती करके मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर घर से निकाल दिया। उसके बाद मेरी बहन ने मुझे अपने यहाँ आश्रय दी। कुछ दिनों बाद मुझे एक बेटी हुई और तब से मैं उस घर में नौकरानी बनकर अपनी बेटी की देखभाल कर रही हूँ। यह तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं भी तो तुम्हारे साथ वही किया। वैसे तुम्हारी पति और बच्चे कैसे हैं? कैसी पत्नी, कैसा बच्चा? मैं तो तुमसे सच्चा प्रेम किया था। तुमने भला मुझसे शादी नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारी जगह अपनी जिंदगी में किसी को नहीं दी है, और तुम्हारे प्रेम के भरोसे मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये सुनते ही खुशी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, और अब तो मेरी बाकी की जिंदगी भी तुम्हारी यादों में ही बीतेगी, क्योंकि हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं। हमारी उम्र पार हो गई है। मोहन की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और वो वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सोचती थी कि ये भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया होगा, लेकिन ये तो अभी तक मेरी याद से बाहर नहीं आया। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो भी मेरा नहीं हुआ, और मेरा प्रेमी जिसको मैंने कभी याद तक नहीं किया, उसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करी। इतना बड़ा बोझ लिए मैं कैसे उठा सकती हूँ, कैसे जी सकती हूँ? तभी खुशी के सीने में दर्द उठता है और वो किसी भी तरह अपनी बेटी के पास जाती है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अपने सीना क्यों पकड़ कर रखी हो? बेटी, अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अगर मरना ही था तो उधर ही मर जाती, यहाँ क्यों आई हो? खुशी अचानक सीने में दर्द महसूस करती है और वो ही गिरकर मर जाती है। चलो अच्छा हुआ ये मर गई, कम से कम इस भिखारी नौकरानी से मुझे छुटकारा तो मिल गया। मेरी सहेलियां हर वक्त मजाक उड़ाती थी कि मेरी माँ नौकरानी का काम करती है। अब तो मैं मालकिन के साथ मजे की जिंदगी जीऊंगी। नेहा घर के अंदर चली जाती है। जानवी बाहर आकर देखती है, ये क्या, ये मर कैसे गई? माँ तो मर गई, अब तो मैं आपके साथ रहूंगी, ऐश की जिंदगी जीऊंगी। मैं तो थक गई थी उनके साथ नौकरानी वाला जीवन जीकर। अरे, तुम्हारी माँ नहीं रहेगी तो तुम इस घर में रहकर क्या कर सकती हो? तुम्हारी माँ तो घर का काम करती थी, इसलिए मैं तुम्हें इस घर में रखी थी। अब तुम किसी काम की नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत करिए मालकिन, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में। जानवी ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर निकाल दिया। नेहा खुशी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अपनी माँ से मैं इतना नफरत किया। मैंने माँ से ढंग से प्यार से बात नहीं की, और आज मालकिन ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ, भगवान के लिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। माँ, उठो ना। नेहा फूट फूट कर रोती है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। नेहा अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और बाकी जिंदगी अपनी माँ की याद के साथ बिताने लगती है।